Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue the exemplar series, and this is the second video of this series. In the previous video we discussed the MCQs, right, of the chapter metal and non-metal, and in this series we are going to discuss the subjective questions. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेटल एंड नॉन मेटल का ही, और इसमें पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें कह रहा है कि इकबाल ट्रीटेड अ लस्ट्रस डाइवैलेंट एलिमेंट एम, एक एलिमेंट है एम, राइट, ये डाइवैलेंट है एंड लस्ट्रस है। इसका रिएक्शन करवाया गया है विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करवाया गया। तो इकबाल ने नोटिस करा, क्या नोटिस करा, ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है, उन्होंने जो सो नोटिस करा कि बबल्स फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में, एंड ही मेड द सेम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन नोटिस किया व्हेन दिस एलिमेंट वाज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उन्होंने सेम नोटिस करा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाया जा रहा है उसी एलिमेंट का, तब भी जो है सो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओ तब भी जो सो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तब भी। तो एक्चुअली हमने पढ़ा है एसिड बेस वाले में कि जब भी एक्टिव मेटल्स, ठीक है, एक्टिव मेटल्स का रिएक्शन करवाया जाता है किसी भी डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, जब क्वेश्चन में जो है ना ये ना दिया रहे कि एसिड डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये मान के चलेंगे कि डाइल्यूट एसिड है, राइट। ओके, तो जब एसिड डाइल्यूट एसिड एंड मेटल रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट, राइट, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल का रिएक्शन करवाया जा रहा है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जब जलेगा ना तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो द गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विच इज़ हाइड्रोजन गैस, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग अ मैच स्टिक, ठीक है, मतलब एक बर्निंग मैच स्टिक को हम जो सो लाएंगे रिएक्शन वेसल के पास, मतलब जिस वेसल में हम रिएक्शन करवा रहे हैं जहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है वहाँ पे जो सो बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, तो क्या होगा ना, ये गैस जो है ना पॉप साउंड के साथ चलेगा, राइट, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉप साउंड के साथ जला, इट मीन्स दिस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो रिएक्शन की अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो देखिए एम मेटल है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया पहले, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया और साथ में बनाया था सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और सेकेंड रिएक्शन देख रहे थे हम लोग ने कि मेटल जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये बना रहा है साल्ट, यानी मेटल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे Cl2 हमने लिया है क्योंकि ये डाइवेलेंट है, ठीक है, अगर ट्राइवेलेंट रहता है तो Cl3 लेते हैं हम लोग, राइट। और एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट दिस इज मेटल, ओके, ये मेटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नहीं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के समय क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन द प्योर मेटल, मतलब हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज अभी भी है मेटल के साथ उसको रिमूव किया जाता है। तो इसमें हम कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें से एक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का हम यूज करते हैं प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए में कि विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग फॉर सिल्वर मेटल बाय दिस प्रोसेस। अगर हम सिल्वर मेटल को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, रिफाइन करना चाह रहे हैं, तो एनोड एंड कैथोड हम किस मटेरियल का यूज़ करेंगे, राइट। और क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है कि सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, मीडियम होगा, सॉल्यूशन होगा, वहाँ पे हम कौन सा जो है सब्सटेंस यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और उसके बाद सी में पूछ रहा है कि इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट द प्योर सिल्वर, यानी कि सिल्वर मेटल जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो कहाँ पे हम गेन करेंगे, कैथोड पर या एनोड पर, राइट। तो देखिए एक्चुअली होता क्या ना, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो इम्प्योर सिल्वर होगा ना, जिसमें इम्प्योरिटीज है जिससे हमको ऑब्टेन करना होता है, उसको हम यूज करते हैं एज एनोड, यानी कि दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे टू द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स, यानी कि एज एनोड यूज करेंगे। और प्योर सिल्वर का छोटा सा पीस या स्ट्रिप
हम यूज़ करेंगे एज कैथोड, राइट। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। और इलेक्ट्रोलाइट्स हम जब भी यूज़ करेंगे तो एक चीज़ याद रखना है कि जो भी मेटल हमको ऑब्टेन करना है उसका साल्ट होना चाहिए। जैसे हमको ऑब्टेन करना है इस क्वेश्चन में क्या, तो सिल्वर ऑब्टेन करना है। इट मीन्स हम जब भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो सिल्वर का ही साल्ट लेंगे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट। अगर हमको कॉपर जो सो रिफाइन करना होता है, राइट, कॉपर ऑब्टेन करना होता है तो हम कॉपर का साल्ट लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा वो साल्ट सॉल्यूशन होता है जिसका मतलब जिस मेटल का हमको मतलब रिफाइनिंग करना है, ठीक है, तो उसी का हम साल्ट लेंगे। यहाँ पे सिल्वर था तो सिल्वर का हमने साल्ट लिया जो कि है सिल्वर नाइट्रेट। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि मेटल जो है ना कहाँ पे जो सो हम प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, ठीक है, मेटल हमेशा डिपॉजिट होता है एट कैथोड, ठीक है। मेटल हमेशा कहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे, एट कैथोड। एक्चुअली ऐसा होता क्यों कि मेटल जो है ना, मेटल वो जब सॉल्यूशन में रहेगा तो वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहेगा, राइट, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहेगा। और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव आयन जो है ना नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूव करेगा, यानी कि कैथोड की तरफ मूव करेगा। और कैथोड पे आकर क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि मेटल जो है ना वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहता है। अगर सॉल्यूशन में रहता है तो पॉजिटिव आयन है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा ऑपोजिट चार्ज होने के कारण। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि वाई शुड द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, यानी कि मेटल सल्फाइड एंड मेटल कार्बोनेट को जो है सो क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई भी मेटल जो है ना सल्फाइड के फॉर्म में है एंड कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसको पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उससे जो है हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका रिडक्शन करवा करके कार्बन के हेल्प से या अदर रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से। ऐसा क्यों करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये ईजियर होता है, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मतलब ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम इट्स सल्फाइड्स और कार्बोनेट। इसके सल्फाइड यानी कि मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट से जो हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं उससे ज़्यादा ईजी होता है कि उसके ऑक्साइड से हम ऑब्टेन करें, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो सो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तब जो सो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं एंड देन मेटल गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, अब 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है उसको उससे जब हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल का तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है ना लिबरेट होता है, यानी कि इवॉल्व होता है, राइट। बट व्हेन मेटल्स जैसे कि मैंगनीज एंड मैग्नीशियम ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व, वाई। एक्चुअली दिस इज द इनकम्प्लीट क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जनरली जो मेटल्स रिएक्ट करता है ना मिनरल एसिड से तो वो जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। बट जो सो नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये जो सो जनरली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है किसी भी मेटल से रिएक्ट करके, राइट। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ना नाइट्रिक एसिड दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है ना, ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या ये प्रोड्यूस करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड जो है ना मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। बट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा साथ में जो सो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ना इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या करेगा, वाटर फॉर्म कर देगा। क्या करेगा, ये वाटर फॉर्म कर देगा, यानी कि इसका जो है ना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा देता है, राइट। तो नाइट्रिक एसिड जो है ना दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। बट ये जो है ना नाइट्रिक एसिड
ये हाइड्रोजन इवॉल्व कर सकता है एक केस में, अगर हम जो सो हाईली डाइल्यूटेड, ठीक है, हाईली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें, ठीक है, कितना, तो 1 to 2% कंसनट्रेशन होना चाहिए इसका, जो है क्या होना चाहिए, कंसनट्रेशन 1 से 2% होना चाहिए कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये हाईली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिसका कंसनट्रेशन 1 से 2% है, ये अगर मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। यानी कि हाईली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिसका कंसनट्रेशन 1 से 2% है, अगर वो मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। इसके रीजन के बारे में हम लोग जैसे 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, राइट, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड एक्स है, ठीक है, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स। कह रहा है कि एक कंपाउंड एक्स है और एल्यूमिनियम है, इस दोनों का यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में। तो कह रहा है कि कंपाउंड एक्स क्या होना चाहिए और नेम ऑफ द रिएक्शन बताइए एंड राइट डाउन द रिएक्शन, राइट। तो देखिए ये थर्माइट रिएक्शन का हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कंपाउंड एक्स जिसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एल्यूमिनियम से, वो है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। इसका जब जो है ना फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम जब एल्यूमिनियम से करवाते हैं तो क्या होता है ना कि आयरन रिलीज होता है, मतलब आयरन प्रोड्यूस होता है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो है ना लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक होता है, जिसके कारण जैसो ये आयरन जो है ना ये क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। और जो दो ट्रैक्स के बीच में जो है ना ये फिल कर दिया जाता है, और जब ये जो है सो फ्रीज हो जाएगा कूल हो करके, तो फिर जो है सो ये कनेक्ट कर लेता है रेलवे ट्रैक्स को। तो ये लिक्विड जो है सो आयरन एक्चुअली ये कनेक्ट करता है रेलवे ट्रैक्स को, ज्वाइन करता है, और ये थर्माइट रिएक्शन के थ्रू होता है, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया जाता है जिसमें कि लिक्विड आयरन रिलीज होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, और वो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि व्हेन अ मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर, मेटल एक्स का रिएक्शन करवाया जा रहा है कोल्ड वाटर से, तो ये क्या कर रहा है कि ये मतलब प्रोवाइड करता है या प्रोड्यूस करता है बेसिक साल्ट वाई, राइट। यानी कि एक्स है और ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ये वाई बना रहा है, बेसिक साल्ट वाई प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, विथ अ मॉलिकुलर फॉर्मूला XOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और इसका मॉलिकुलर मास भी दे दिया 40, और एक गैस लिबरेट करता है जेड, ये गैस है, ठीक है। तो एंड ये गैस जो है ना वो फायर कैच कर लेता है इजीली, यानी कि कंबस्टिबल है। तो कर रहा है कि मतलब XYZ को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड रिएक्शन को लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा ना कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर से जो मेटल रिएक्ट करेगा ना, याद रखना है 3 ही मेटल होता है एक्चुअली, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों रिएक्ट कर सकता है कोल्ड वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक है। और ये वाटर से रिएक्ट करके और क्या बना लेगा, ये जेड बनाएगा, और जेड क्या है एक्चुअली XOH है। तो यहाँ पे दे दिया है कि 40 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, तो इस तीनों में से कौन सा मेटल हो सकता है ये ध्यान रखना है। तो देखिए पहली बात तो ये O और H का जो अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 17, ठीक है, 17 ये दोनों हो गया, और टोटल 40 होना चाहिए, तो 17 में 23 ऐड करेंगे तब 40 होगा, यानी कि X का जो है सो एटॉमिक मास है 23, और 23 किसका होगा, तो सोडियम का होगा। इट मीन्स Y क्या हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो X हमने समझ लिया कि सोडियम होगा मास कैलकुलेट करके, और Y क्या होगा यहाँ पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और Z क्या होगा, तो देखिए जब ये मेटल जो है ना रिएक्ट करेगा वाटर से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये याद रखना है। तो ये जो गैस जो इवॉल्व हो रहा है जेड, दैट इज हाइड्रोजन गैस। आई होप यू आर गेटिंग, ओके। तो हमने तीनों जो है सब्सटेंसेस गेन कर लिया है, ठीक है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन की बात करें तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 रिलीज होगा, एंड
हीट एनर्जी भी जो सो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, और नॉन मेटल एक्स है, ठीक है, क्या है, नॉन मेटल एक्स है जो कि एग्जिस्ट करता है दो डिफरेंट फॉर्म्स में, वाई एंड जेड, मतलब ये एक्स ही है, और वाई और जेड दो फॉर्म में जो सो क्या हो रहा है, ये एग्जिस्ट करता है। वाई इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, वाई जो है ना हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड है। इट मीन्स वाई क्या है, एक्चुअली डायमंड है, राइट। और क्या कह रहा है कि जेड जो है ना दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, तो देखिए ये डायमंड है, ठीक है, और डायमंड किसका है, तो कार्बन का है, एलोट्रॉप हम लोग जानते हैं, यानी कि एक्स कार्बन है, ठीक है। और कार्बन का एक एलोट्रॉप जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज ग्रेफाइट, यानी कि जेड क्या है, तो ग्रेफाइट है, सिंपल, राइट। यानी कि एक्स कार्बन है, वाई डायमंड है, एंड जेड ग्रेफाइट है। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहना है कि द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विथ मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं एल्यूमिनियम पाउडर से, ठीक है, और हीट करते हैं तो क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे ना, तो एल्यूमिनियम का पोजीशन जो है ना ऊपर होता है, मैंगनीज उसके नीचे होता है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है ना दैट इज मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करेंगे ना, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो मैंगनीज सेपरेट हो गया और एल्यूमिनियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है एक्चुअली कि इज एल्यूमिनियम गेटिंग रेड्यूस, यहाँ पे एल्यूमिनियम रेड्यूस हो रहा है, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे देखेंगे कि एल्यूमिनियम यहाँ पे अकेले था और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो गया है, एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि रेड्यूस हो रहा है, तो आंसर होगा नो, ठीक है। कि सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज मैंगनीज ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मैंगनीज के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि मैंगनीज जो है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या। मैंगनीज यहाँ पे देखेंगे मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, MnO2, ठीक है, इससे ऑक्सीजन हट गया है, रिमूव हो गया है एंड मैंगनीज बन गया है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूवल। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा नो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या कर रहा है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय। एलॉय जो है ना सोल्डर वायर जो सोल्डरिंग में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर सबको सोल्डरिंग में यूज़ किया जाता है, सोल्डर करने में यानी कि कनेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। तो वो सोल्डर जो है ना दैट इज द एलॉय, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, टू मेटल्स। तो क्या करें कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द शोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। पहले तो पूछ रहा है कि ये शोल्डर वायर जो है ना, शोल्डर एलॉय, ये किस किस चीज़ का बना हुआ है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है कि मतलब क्या प्रॉपर्टी है इस शोल्डर एलॉय का, क्या प्रॉपर्टी है जो कि इसको सुटेबल बनाता है वेल्डिंग के लिए। तो पहली बात तो कि शोल्डर जो है ना दिस द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो ना एलॉय वाला सारे याद रखेंगे कि कौन सा एलॉय किस किस चीज़ का बना होता है, राइट। तो शोल्डर एलॉय जो है ना दैट इज द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है, लेड एंड टिन। और ये मतलब कि सुटेबल है वेल्डिंग के लिए, क्यों, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ईजिली ये मेल्ट हो जाता है और कनेक्ट कर लेता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि अ मेटल ए, क्या है, एक मेटल है ए विच इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस में जो सो इस मेटल का यूज़ किया जाता है। और इसको जो है ना जब हम हीट करते हैं विथ ऑक्सीजन तो क्या करता है, ऑक्साइड प्रोवाइड करता है बी, ठीक है। तो देखिए थर्माइट रिएक्शन जब भी होगा ना तो उसमें एल्यूमिनियम यूज होता ही होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन से हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, यानी कि बी क्या है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ए हो गया आपका एल्यूमिनियम और बी हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सॉरी ये एरो जो है ना यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, गलती से ये डिस्प्लेस हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि जो सो ऑक्साइड बना रहा है ना बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर शो करता है, यानी कि ये एसिडिक भी होगा एंड बेसिक भी होगा नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो आइडेंटिफाई हमने कर ही लिया, ए जो है एल्यूमिनियम है एंड बी जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है।
राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड बी। ऑक्साइड बी जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कर रहा है लिखने के लिए विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या है ना कि एम्फोटेरिक है, जब एसिड से देखिए ये क्या है एम्फोटेरिक, पहली बात ये क्या है एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं जो कि क्या होगा एसिडिक होगा नेचर में एज वेल एज बेसिक, मतलब एसिडिक भी होगा नेचर में एंड बेसिक भी होगा, यानी कि एसिड की तरह भी एक्ट करेगा बेस की तरह भी एक्ट करेगा। यानी कि ये जैसे एसिड से रिएक्ट करेगा तो तब भी साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तब भी साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं तब भी साल्ट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। और यही अगर बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इट सल्फाइड। लिक्विड पे जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है दैट इज मर्क्यूरी, दैट वी नो। इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं जस्ट बाय हीटिंग इट सल्फाइड। इसका सल्फाइड को अगर हम हीट करते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेटल हो गया आपका क्या मर्क्यूरी, और जो है ना वो आपका हो गया मर्क्यूरी सल्फाइड। इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा देखिए मर्क्यूरी सल्फाइड को हम ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट करेंगे तो पहले मर्क्यूरी का ऑक्साइड बनेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फर्दर हीट करने पे क्या होगा ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, मर्क्यूरी लिक्विड मिलेगा हमको एंड ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो मर्क्यूरी हमको मिल जाता है जस्ट बाय हीटिंग। ओके चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि गिव द फॉर्मूले ऑफ स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड हम उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स होता है, 2 एलिमेंट वाले कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। और वो कह रहा है कि फॉर्मूला बताने के लिए जो कि बनेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, इस दोनों के कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसका क्या है। इसमें सिंपली सा अगर वैलेंसी आपको मालूम है तो इजीली यू कैन राइट, जैसे मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, देन वी कैन राइट, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा Mg3 and 2। ऐसे लिथियम एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, तो लिथियम का वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा Li2O1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो Li2O। ऐसे ही जो है सो एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन का हो जाएगा AlCl3, और पोटेशियम ऑक्सीजन का हो जाएगा K2O। सो फॉर राइटिंग फॉर्मूले आप लोग को जो सो वैलेंसी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रहा है कि व्हाट हैपेंस, ठीक है, क्या कर रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिंक कार्बोनेट का अगर हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज हीटेड। तो दोनों में देख लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट, ये याद रखना है, ठीक है, इसके लिए कि जब हम मेटल कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं सिंपली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमको मिलेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना है। तो अगर हम जिंक कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड को जब हम हीट करेंगे ना, ठीक है, तो हमको मिलेगा कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी हम लोग ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल एक्स नहीं ए है, एंड दैट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का जैसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स बी एंड सी। ये 2 ऑक्साइड बनाता है बी एंड सी। बी जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है, जबकि सी जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो है ना ये बात कर रहा है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना नॉन मेटल ए दैट इज कार्बन, ठीक है, कार्बन। कार्बन जो है ना 2 ऑक्साइड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हम जानते हैं। जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, पर्सन का डेथ भी हो सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये क्या करता है कि मतलब
एनर्जी को ट्रैप करके रखता है एंड अर्थ को गर्म करता है, वार्म करता है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ए जो है ना, नॉन मेटल ए, दैट इज कार्बन, एंड बी जो है ना, जो कि टॉक्सिक यहाँ पे बोल रहा है, वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। एंड सी जो बोल रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद पूछ रहा है कि टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल डच इट बिलोंग। तो ये जो है ना ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। अगर पीरियडिक टेबल पढ़े होंगे तो ग्रुप 14 का मेंबर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपको मेटल का ही एग्जाम्पल देना है, ना कि नॉन मेटल का। मेटल ही जो कि गुड कंडक्टर है, 2 एग्जाम्पल देना है, और वो मेटल जो कि क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है, पुअर कंडक्टर है, दोनों का देना था। गुड कंडक्टर की बात करें तो कई सारा है, जिसमें आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब लिख सकते हैं। पुअर कंडक्टर में आपका हो गया प्लम्बम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, एंड देन टंगस्टन हो गया, कई सारा है, राइट। अब आ जाते हैं 52 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। यहाँ पे जैसे लिक्विड स्टेट होगा एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि एक नॉन मेटल बताइए, एक मेटल बताइए जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो देखिए मेटल आप लिख सकते हैं मर्क्यूरी, नॉन मेटल ब्रोमीन, ये याद होगा ही आप लोगों को, ठीक है। कह रहा है कि ऑल्सो नेम 2 मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310 केल्विन, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आपका हो गया आपका सीजियम एंड गैलियम, ठीक है, सीजियम एंड गैलियम। यहाँ पे आप मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं, मर्क्यूरी का भी जो है मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 53, एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। एक एलिमेंट ए है, यहाँ पे मेटल और मेटल नहीं दिया हुआ है, वो वाटर से रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है बी, विच इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग। यस, यहाँ पे वाइट वॉशिंग का बोल दिया है, तो ये याद रखना है। तो देखिए जब वाटर से रिएक्ट करके जो है ना ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो कि वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है जो वाटर के मिलने से बनता है, वो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वाटर से मिलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और वो मेटल क्या है आपका, तो मेटल हो जाएगा आपका एलिमेंट, वो मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम जो वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, राइट। और ये कंपाउंड बी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हीटिंग फॉर्म्स द कंपाउंड सी। जब हम इसको हीट करते हैं ना तो फिर कंपाउंड सी बना लेता है। कंपाउंड सी आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो हमको कंपाउंड जो मिलता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और जिसको हम फिर से अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो फिर से हमको कंपाउंड बी मिल जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया कैल्शियम, बी हो गया ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको फिर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को फिर हम क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो फिर जो है सो ये वापस से मिल जाता है। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा कि एक एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल हम जानते हैं ना, ग्रुप 1 का जो मेटल होगा उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। तो एक एल्कली मेटल ए है, ठीक है, वो एक कंपाउंड बी प्रोवाइड करता है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 40, ठीक है। ये कंपाउंड जो है ना कब बनेगा, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। तो वाटर से रिएक्ट करके, तो देखिए जब ये एल्कली मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा ना, एल्कली मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। याद रखना है क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इस मेटल हाइड्रोक्साइड का मास दिया है 40, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड में तो OH होना ही होना है, और प्लस मेटल होगा, और OH का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 17, और टोटल मास दिया है 40। इट मीन्स इस मेटल का मास हो जाएगा 23, और 23 किसका मास होता है, तो ये होता है सोडियम का, यानी कि ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप यू आर गेटिंग। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मेटल ए हमने क्या देखा कि ये है सोडियम, ठीक है, और कंपाउंड बी जो बन रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कंपाउंड बी गिव्स अ सॉल्युबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटिंग विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
आप देखिए इसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे तो सब्सटेंस सी मिलेगा, कंपाउंड सी मिलेगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। जब मैं ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, यहाँ पे साल्ट है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, ठीक है। कब, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जब हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस समय का। तो रोस्टिंग ऑफ जिंक और, ठीक है, रोस्टिंग हम लोग पढ़े हैं, रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम किसी चीज़ को जो ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं स्ट्रांगली तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। अगर हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम बोलते हैं व्हाट, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग मतलब क्या हो जाएगा, हीटिंग स्ट्रांगली इन एयर या फिर इन ऑक्सीजन, ठीक है। एंड कैल्सिनेशन की बात करें, कैल्सिनेशन तो ये हो जाएगा आपका हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो जिंक का जो ओर रहेगा, ठीक है, उस प्रोसेस में हम जो है सो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं। और रोस्टिंग जो है ना हम जनरली जो है सल्फाइड के लिए करते हैं, ठीक है। और जो है कैल्सिनेशन जो है ना वो मेनली जो है कार्बोनेट के लिए करते हैं, ये याद रखना है, कार्बोनेट के लिए। तो जिंक सल्फाइड है तो उसका हम रोस्टिंग करेंगे यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। और जिंक कार्बोनेट है इसका हम कैल्सिनेशन करवाएंगे यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो दोनों केस में हमको क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड का फिर क्या करवाते हैं हम लोग, रिडक्शन करवाते हैं। जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन करवाते हैं यानी कि कार्बन से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिल जाता है यहाँ पे जिंक आ प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होगा आपका, ठीक है। तो जिंक मेटल हमको मिल जाता है यहाँ से। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन याद रखना है, रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि अ मेटल एम, ठीक है, क्या कह रहा है, मेटल है एम, याद रखना है, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मेटल एम है जो कि हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है एसिड से, बट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट, ठीक है। बट ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लैक कलर बनाता है यानी कि ये मेटल ऐसा है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और वो ऑक्साइड जो है ना ब्लैक कलर का होगा यानी कि वो कॉपर ऑक्साइड होगा, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड ही क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। और कॉपर जो होता है ना वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता एसिड से रिएक्ट करके। क्यों, अगर हम कॉपर का किसी एसिड से मान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर देगा, कॉपर जो है ना दिस इज लेस रिएक्टिव। तो वही कह रहा है कि ये जो है ना मेटल दैट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा एसिड से। ओके चलिए आइडेंटिफाई एम, ये एम जो है ना मेटल उसको आइडेंटिफाई करना है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कॉपर है। ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या है, तो उसका ऑक्साइड यानी कि कॉपर का ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का होता है, आप लोगों को कलर याद रखना है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 57 में क्या करा है कि एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3, एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ऑक्साइड बनाता है, एक एलिमेंट ए है ऑक्साइड बनाएगा A2O3, जो कि क्या है एसिडिक है नेचर में एसिडिक है कि यानी कि देखिए एसिडिक होता है ना ऑक्साइड तो वो होता है जनरली नॉन मेटल का ऑक्साइड, क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड ही क्या होता है एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। यानी कि यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये ए जो है ना ये नॉन मेटल है, राइट, ये क्या है नॉन मेटल है। तो आइडेंटिफाई ए एज एन मेटल एंड नॉन मेटल, पता चल ही गया। अगर यहाँ पे ये बोल देता है कि ये बेसिक है नेचर में तो ये ए जो है ना वो मेटल हो जाता है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक, याद रखना है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, वो होता है बेसिक एंड नॉन मेटल
ऑक्साइड वो होता है आपका एसिडिक। ठीक है, मेटल का 2 ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का एंड जिंक का, जो कि एम्फोटेरिक, एसिडिक बेसिक, अदरवाइज सारा बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या करा है कि एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, इसको हमने आयरन पॉट में रख दिया। तो आफ्टर फ्यू डेज हमने क्या नोटिस किया कि आयरन पॉट में जो है ना नंबर ऑफ होल्स देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं था। तो कह रहा है कि रीजन एक्सप्लेन करने को इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि जब हम आयरन के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रखते हैं तो होता क्या है, देखिए क्या है ना कि कॉपर जो है ना वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, यानी कि आयरन मोर रिएक्टिव है। ये क्या कहता है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर को रिमूव करके और डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बना लेगा फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर, वो अलग हो जाएगा। तो ये जो है ना मतलब आयरन का पॉट में जो हमने रखा है ना, तो वो उसका आयरन जो है ना रिएक्ट कर करके कंपाउंड बनाता है, वो रहता है आपस डिजॉल्व होते जाता है उस लिक्विड में। तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो है सो आयरन पार्टिकल्स रिमूव होते जाता है रिएक्ट करके, जिसके कारण जो है ना वो डैमेज होते जाता है, बहुत सारे होल्स में कन्वर्ट हो जाता है, होल्स बन जाता है उसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एक नॉन मेटल ए है जो कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। ओ भाई, लार्जेस्ट है इट मीन्स ये नाइट्रोजन है, ये तो मालूम ही है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट जो होता है एयर का कौन सा होता है, नाइट्रोजन है, यानी कि नॉन मेटल ए क्या है, वो नाइट्रोजन है, पता चल गया। व्हेन हीटेड विथ हाइड्रोजन, जब हम इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन का हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:3 के रेशियो में लेते हैं, यानी कि 3 सॉरी ये 3 कर दिया हमने, 1:3 के रेशियो में लेते हैं, तो जो रिएक्ट हो करेगा ना तो वो बना लेता है आपको अमोनिया। याद रखना है क्या बना लेगा यहाँ पे, अमोनिया। ठीक है, और यहाँ पे जो से कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं आयरन। इस प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस बोला जाता है, हेबर्स प्रोसेस। हालांकि वो सिलेबस में है नहीं, बट याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो अमोनिया बनाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव्स ऑक्साइड सी। तो ए जो है ना नॉन मेटल यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, इस नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो सब्सटेंस सी मिलता है ऑक्साइड। ठीक है, तो वो ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा इसका नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड को अगर हम पास कराते हैं वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या बना लेता है, एक एसिड बना लेता है डी, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है और प्लस वाटर है, यानी कि वाटर से पास करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये बना लेगा नाइट्रिक एसिड। याद रखना है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD को आइडेंटिफाई करना था, हमने कर लिया कि ए जो सो नाइट्रोजन है, बी अमोनिया है, सी जो सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, एंड डी जो सो नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद पूछ रहा है कि टू विच ग्रुप ये बिलोंग करता है नॉन मेटल, तो ये ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर्स। ठीक है, सल्फाइड ओर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए सल्फाइड ओर ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, दोनों में क्या करते हैं, तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स होता है ना उसमें सिंपली हम हीट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग करवाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। रोस्टिंग मतलब हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड से फिर हम मेटल ऑब्टेन करेंगे, मतलब उसको फिर फर्दर हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए फॉर्म करेगा ऑक्साइड, पहली बात फॉर्म करेगा ऑक्साइड, और फिर हम हीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा मेटल, यानी कि हम रोस्टिंग करवाएंगे तो मेटल मिल जाएगा। अब मेटल को फिर हम रिफाइन करेंगे, प्योर मेटल मिलेगा। देखिए जब भी हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो उसके बाद हम रिफाइन करेंगे, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज रहेगा उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो लो रिएक्टिविटी वाला जो है ना मेटल है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि मर्क्यूरी का ही है, ठीक है, मर्क्यूरी का है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, हीट करेंगे। अच्छा सल्फाइड की बात हो रही है, तो सल्फाइड है तो यहाँ पे हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा,
मर्क्यूरी का जो सो ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फर्दर हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो फिर हमको मर्क्यूरी मिल जाएगा। तो वही बोला है कि सल्फाइड और है लो रिएक्टिविटी वाले को, तो उसका रोस्टिंग करवाएंगे तो ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो मेटल मिलेगा, मेटल को फिर हम रिफाइन करेंगे। वही अगर मीडियम रिएक्टिविटी वाला है ना तो उसका रोस्टिंग करवाएंगे तो हमको मिलेगा ऑक्साइड। जैसे कि अगर मान लेते हैं जिंक सल्फाइड है, इसको हमने हीट किया, ठीक है, हीट किया तो हमको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर इस जिंक ऑक्साइड को, ये ऑक्साइड जो मिला है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, तो इसका फिर हम रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे जैसे कार्बन, तो यहाँ पे जिंक मिल जा गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, तो जिंक हमको मिल गया, मेटल मिल गया, और उसके बाद हम इसका रिफाइन करवाएंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। रिएक्टिविटी ऑफ एल यानी कि एल्यूमिनियम डिक्रीजेज इफ इट इज डिप्ड इनटू द नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में अगर हम एल्यूमिनियम को डिप कर देते हैं तो इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। क्यों, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये एल्यूमिनियम जो है ना नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और रिएक्शन होता है और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है, उसके कारण ये नाइट्रिक एसिड जो ब्रेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या कहता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीजन जो है ना ये एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है ना वो रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड जो है सो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, वो ऑक्सीजन जो है ना एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इनसॉल्युबल, तो वो एक लेयर के फॉर्म में एल्यूमिनियम के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगा और एल्यूमिनियम को कवर कर लेगा। एल्यूमिनियम को कवर कर लेगा तो फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे रिएक्शन का रेट जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। कार्बन का यूज हम सोडियम एंड मैग्नीशियम को रिड्यूस करवाने में नहीं कर सकते, इसका ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है कार्बन। क्यों, क्योंकि देखिए हम जब कोई भी मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं, मेटल अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटाने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि सोडियम और मैग्नीशियम खुद जो है सो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो कार्बन जो है ना उसको हटा नहीं पाता है, डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो वही कह रहा है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव मेटल्स एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे इसको हटा ही नहीं पाएगा मेटल को इसके ऑक्साइड से, ठीक है, मेटल को सेपरेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन लेस रिएक्टिव है। कार्बन अगर ज़्यादा रिएक्टिव रहता तो मेटल को हटा देता, अलग कर देता, तो कार्बन अपना ऑक्साइड बना लेता। बट यहाँ पे क्या है ना कि सोडियम मैग्नीशियम खुद जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कार्बन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए कार्बन का यूज हम नहीं कर सकते हैं रिडक्शन में ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। आई होप यू आर गेटिंग। उसका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है ना दैट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मतलब सोडियम क्लोराइड जो है ना सॉलिड स्टेट में यानी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में एंड मॉल्टेन स्टेट में। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना तो वो कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द फ्री आयंस, आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो सॉलिड स्टेट में जब NaCl रहेगा तो उसके पास मूवेबल आयंस नहीं रहेगा, फ्री आयंस नहीं रहेगा जो कि मूव कर सके, ठीक है। बट वहीं अगर एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टेन स्टेट में हम अगर लेते हैं NaCl को तो फ्री आयंस रहता है, यानी कि आयंस मूवेबल होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करें कि आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। देखिए गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइजेशन पहले समझ लीजिए, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द लेयर ऑफ जिंक, ठीक है।
देखिए इसका मतलब होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, क्या प्रोसेस था, अप्लाइंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का लेयर अप्लाई करने को ही हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऐसा जो है ना रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। आयरन को कवर कर लेगा तो आयरन जो है ना वो रस्ट नहीं हो पाएगा। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट, रस्टिंग, यानी कि कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दे आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर। देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है, अब वो किसी न किसी मेटल से रिएक्ट कर लेता है, कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी मिलेगा तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि गिवन बिलो द स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, यहाँ पे जो सो कॉपर के एक्सट्रैक्शन का स्टेप्स दिया गया है। पहला है रोस्टिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, सल्फाइड से कॉपर सल्फाइड का रोस्टिंग करवाएंगे। रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, रोस्टिंग करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो उसका फिर क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो मेटल मिल जाएगा कॉपर, कॉपर का फिर क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करवाएंगे। तो ये दोनों लिखना है, ठीक है, रिएक्शन लिखना है इस सब के लिए। ठीक है, ए बी सी इसके लिए क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ड्रॉ करना है एक मतलब वेल डायग्राम, ठीक है, वेल लेबल डायग्राम। तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए रोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं पहला, तो रोस्टिंग में क्या होगा कि कॉपर सल्फाइड हमारे पास है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और ये कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना और कॉपर सल्फाइड हमारे पास था, ये रिएक्ट किया तो कॉपर बना एंड सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो हमारे पास कॉपर मिल गया। ठीक है, और ये जो इसका फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि कैथोड पे जो सो प्योर कॉपर हमको मिलेगा एंड एनोड पे जो है सो क्या होगा, कॉपर वहाँ से रिलीज होगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लेवल डायग्राम। अगर हम देखें वेल लेवल डायग्राम तो हमेशा देखेंगे कि जो यहाँ पे जिसका हमको क्या करना है कि रिफाइनिंग करना है, ठीक है, तो वो इम्प्योर मेटल जो होगा उसका हम एनोड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एनोड, ये इम्प्योर मेटल है, तो यहाँ पे कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं यानी कि इम्प्योर कॉपर है। एज एनोड यूज करेंगे, प्योर कॉपर के फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, कैथोड, प्योर कॉपर। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन भी क्या ले लेंगे, कॉपर का, कॉपर को हम ये करवाना है तो कॉपर का हम क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम ले लिया। ठीक है, तो ऐसा हम करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर से आयंस रिलीज होगा और यहाँ पे जाके डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होते जाएगा। जो इम्प्योरिटीज होगा वो क्या होगा ना कि इम्प्योर कॉपर जो हमने लिया था एनोड के फॉर्म में, तो उसके जस्ट नीचे जो है ना वो इम्प्योरिटी जो है ना डिपॉजिट होते जाएगा। ठीक है, इम्प्योरिटीज, इसको हम एनोड मड भी कहते हैं, मड के जैसा रहता है और एनोड के जस्ट नीचे ये फॉर्म होता है, इसलिए इसको एनोड मड कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 63। क्या कह रहा है कि ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स वाई एंड जेड, तीन मेटल्स है एक्स वाई एंड जेड, एक्स रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, एक्स जो है ना वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वाई जो है ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है एंड जेड जो है सो स्टीम से रिएक्ट करता है। तो देखिए जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है वो या तो सोडियम हो सकता है या फिर पोटेशियम हो सकता है या कैल्शियम हो सकता है। हॉट वाटर से जो रिएक्ट कर रहा है वो मैग्नीशियम हो सकता है, एंड जेड जो रिएक्ट करता है स्टीम से वो आपका मैग्नीशियम भी हो नहीं, हाँ मैग्नीशियम हो सकता है या फिर आयरन या फिर लेड वगैरह हो सकता है, अदर मेटल्स। तो कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और ऑल्सो अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो एक्स जो है ना एल्कली हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम या फिर कैल्शियम हो सकता है। वाई जो होगा आपका जो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है वो आपका मैग्नीशियम होगा, एक्चुअली कैल्शियम यहाँ पे नहीं होगा, कैल्शियम जो है सो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, और जेड जो होगा आपका हो जाएगा आयरन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखेंगे तो देखिए क्या होगा ना कि जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है ना मतलब कम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो देखिए ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि कम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर लेता है। ये फिर क्या होगा ना मैग्नीशियम जो है सो ये ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए यानी हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं, यानी कि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि कम रिएक्टिव है ये। ठीक है, तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, यहाँ पे पोटेशियम भी लिख सकते हैं आप, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव हो गया। और फिर ये आयरन जो है ना ये हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये स्टीम से रिएक्ट करेगा और ज़्यादा टेम्परेचर पे, यानी कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव है।
ठीक है। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे लिखेंगे तो सबसे पहले सोडियम या पोटेशियम लिखिए, उसके बाद मैग्नीशियम एंड देन आयरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट ए है जो बर्न होता है विद अ गोल्डन फ्लेम इन एयर। ठीक है, गोल्डन फ्लेम के साथ जो मेटल बर्न होता है ना एलिमेंट, वो आपका होता है सोडियम। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है विथ अनदर एलिमेंट बी जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो एटॉमिक नंबर 17 है, इट मीन्स ये क्या है, ये क्लोरीन है, और ये प्रोडक्ट सी बनाता है। तो देखिए Na एंड क्लोरीन ये बनाएगा तो बना लेगा आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि सी जो है क्या है, सोडियम क्लोराइड है। उसका क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट सी का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अ कंपाउंड डी। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम इसका करवाते हैं तो ये डी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर हम NaCl+H2O लें तो क्या बना लेगा आपका NaOH बनाएगा, Cl2 बनाएगा, NH2 रिलीज करेगा, यानी कंपाउंड डी क्या हो जाएगा आपका NaOH हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। राइट, कह रहा है कि आइडेंटिफाई ABCD, तो आइडेंटिफाई कर ही लिए हैं। ए जो है सो मतलब सोडियम है, बी क्लोरीन है, सी जो है सो सोडियम क्लोराइड है, एंड डी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्शन भी हमने देख ही लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। राइट, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है कि टू ओर्स ए एंड बी, दो ओर है ए एंड बी, ऑन हीटिंग ए गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वेयर एज ऑन हीटिंग बी गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, एक को हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे को हीट कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स। ठीक है, तो एक को हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये कार्बोनेट है। सिंपल सी बात है, ये क्या है, कार्बोनेट है। और सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सल्फाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, सिंस ए गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, बी गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई दे आर मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल सल्फाइड्स। एम मतलब मेटल, ठीक है, एम मीन्स मेटल। तो ए को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए क्या होगा ना कि कार्बोनेट, पहले भी हमने देखा है, कार्बोनेट से मेटल गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। अगर हमारे पास सल्फाइड है तो हम उसका करवाते हैं रोस्टिंग। क्या करवाते हैं, रोस्टिंग, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम हीट करते हैं। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट है तो हम कैल्सिनेशन करवाएं, MO मिला यानी कि मेटल ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और फिर क्या करेंगे, ये मेटल ऑक्साइड जो मिला उसका रिडक्शन करवाएंगे कार्बन से, तो क्या होगा, मेटल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो मेटल वी हैव गॉट। अगर बी है जो मेटल सल्फाइड है, इसका हम लोग करवाएंगे क्या, रोस्टिंग। सल्फाइड का क्या करवाएंगे, रोस्टिंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, आप फिर फर्दर हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा कि आपका इसका हीट करेंगे विद मिक्सचर ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, मेटल मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। राइट, तो इस प्रोसेस से हमको मिल जाएगा ये मेटल्स। आई होप यू आर गेटिंग। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन अच्छे से आप लोग जैसे रिवाइज कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। राइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट वीडियो हम जो सो अनदर चैप्टर लाएंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम का। राइट, थैंक यू।